चालू कर दो। सबसे पहले आधुनिक ही पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक से ही आते हैं। आज कम आए हो ना, कल तो ज़्यादा आए थे, आज कम आए, क्यों भाई, क्या कारण हो गया? देखो सबसे पहले आज मैं टॉपिक डालूंगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कल बताया था क्या एकीकरण के बारे में? आपको कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब मैं आज सुबह से जिन बेंचों में लगा हूँ आज मेरा टॉपिक यही चल रहा है, लगभग बेंचों में आज यही टॉपिक चल रहा है। आपके भी यही कर देते हैं शुरू। बताओ कि आज ये ऐसे क्यों कर रहा है? मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे दर्द हो रहा है, इसको थोड़ा ढीला करो ना, सेटअप। हाँ, अब आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले मेरे को ये सवाल बताओ कि राजस्थान का एकीकरण हुआ है, एकीकरण क्यों जरूरत पड़ी? क्या दिक्कत आ गई थी कि अपने को एकीकरण करना पड़ा? क्या प्रॉब्लम? कोई तो प्रॉब्लम आई होगी कि अपने को एक ही। हाँ सही से नहीं, इसलिए अपने को एकीकरण की थी, शामिल करना चाहते। ठीक है, मान ली बात एकीकरण की है शामिल। और कोई समस्या नहीं थी क्या एकीकरण को अपने एकीकरण करना पड़ा? और भी तो समस्या रही होगी कि भाई कुछ तो कारण रहा होगा कि भाई इस कारण अपने को एकीकरण करना पड़ा। भाई ये एक तो ये समस्या आपने बताई, वो तो ठीक है, उसके अलावा कोई और समस्या? भारत पाकिस्तान विभाजन दूसरा कारण, ठीक है। तीसरा भी कोई कारण होगा? ठीक है, चौथा कोई कारण होगा? एकीकरण के बहुत से कारण थे, मुख्य कारण क्या था? भारत पाकिस्तान का विभाजन। और उसमें से भी मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज जब आए थे यहाँ पर, तो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज आए किसी और उद्देश्य से थे, कर कुछ और उद्देश्य से गए, किसी और उद्देश्य से थे। जब यहां से जाते हैं, जाते वक्त पता है उन्होंने क्या कहा था? जाते वक्त उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में एक बात लिख कर गए थे। वो बात क्या लिख कर गए थे? बात ये लिख कर गए कि वह रियासत अपना अलग से अस्तित्व रख सकती है, क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या थी? रियासत ही थी, ठीक नहीं थी। अलग से अस्तित्व वह रियासत रख सकती है। कौन सी रियासत? वह रियासत रख सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से अधिक हो, वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ से अधिक हो। यह किस में लिखी हुई है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में लिखी हुई है। तब मैं कहता हूं कि गोरे उस वक्त भी बेवफा थे और आज भी बेवफा है कि नहीं? हाँ, ये इसीलिए थे। देखो अंग्रेज आए किसी और उद्देश्य से थे। अब आप सोच लो किस उद्देश्य से आए थे अंग्रेज? व्यापार के उद्देश्य से आए थे, और यहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। किया कि नहीं किया? और कर अपनी राजनीति करने लगे, जैसा हम कहेंगे वैसा ही चलेगा। संधियां कर ली यहाँ के राजाओं के साथ में, और ऐसे ऐसे राजा रहे थे। जैसे जोधपुर का मान सिंह था, संधि का उल्लंघन किया था। जो संधि की थी ना, आश्रित पार्थक्य की संधि, उसका उल्लंघन करने वाला राजस्थान का एक राजा था मान सिंह। इसलिए जोधपुर लीजियन की वहां पर स्थापना कर दी। वो जोधपुर लीजियन की स्थापना कर दी। जोधपुर लीजियन का खर्चा है, वो खर्चा जोधपुर रियासती संभालेगी। वो स्थापना इसलिए की थी कि भाई वो उसके अंडर में ही काम करे, यानी उस लीजियन के अंडर में काम करे। अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य इस प्रकार से स्थापित कर लिया था यहाँ पर कि उनकी व्याख्या जब मैं क्रांति करवाऊंगा आपको उस वक्त बताऊंगा। हालांकि बताऊंगा मैं यहाँ पर भी एकीकरण में भी, लेकिन जब अपने क्रांति पड़ी थी ना, अपने क्रांति पढ़ेंगे उस वक्त बताऊंगा कि अंग्रेज क्या थे। आप उस दिन से नफरत करने लग जाओगे अंग्रेजों से। मैं तो हमेशा कहता हूं, जब विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं तो एक बात कहता हूं कि ध्यान में रखना, भारत पाकिस्तान का मैच भले ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो भले ही, देखने में भी आनंद आता है, हुटिंग फुल रहती है, लेकिन मैं तो कहता हूं कभी भारत को इंग्लैंड के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं खेलना चाहिए। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे कह रहे हो? अभी हालात बताऊंगा मैं, क्या हालात कर दिए थे यहाँ के लोगों को उन अंग्रेजों ने, और आज उनके साथ में मैच खेल रहे हैं अपने, है ना। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलो कोई ना, देखते हैं एकीकरण। पहले मेरे को ये बताओ कि एकीकरण तो माना जाता है, जैसे मैंने तो कहा कि 18 मार्च 1948 से 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण हुआ था। कितने वर्ष लगे? 8 वर्ष 7 माह और कितने दिन लगे थे? 14 दिन लगे थे। इतने दिन लगे थे क्या? लेकिन अकॉर्डिंग टू राजस्थान पुलिस एग्जाम में प्रश्न आया यही कि बताओ 17 मार्च 1948 को पहले चरण का उद्घाटन किया गया था, उसके नाम क्या रखा गया था?
ये सिर्फ राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, हालांकि इसका सही उत्तर होगा 18 मार्च। अब आप सोचोगे कि 18 मार्च और 17 मार्च का लफड़ा क्या है? कई जगह आता है 17 मार्च। आप राजस्थान विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर राजस्थान का एकीकरण डाला हुआ है, वहां पर इसकी तारीख है, वो तारीख कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? पुरानी एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना, पुरानी एनसीईआरटी की बुक में तारीख कितनी है? 17 मार्च। लेकिन नवीनतम एनसीईआरटी की बुक में तारीख कितनी है? अब हमारे आ जाए तो तारीख पूछ भी ले तो अपने क्या करना है? अपने को करना है कौन सा मार्च? 18 मार्च, क्योंकि अपने पास प्रमाण भी है इसका। प्रमाण कैसा प्रमाण? ये 17 और 18 वाला लफड़ा क्या है, इसके ऊपर देखते हैं। देखो 17 और 18 वाला लफड़ा ये है, हुआ क्या? आपने नाम सुना होगा ठाकुर देशराज का, सुना है क्या नाम? अगर नहीं सुना तो आज तो सुन लिया। देखो ये जाट नेता था, भरतपुर का जाट राजा था विजेंद्र सिंह, उसका भाई था। उसका क्या था? अब किसी तीसरे व्यक्ति का काम क्या होता है? तिल्ला लगाना। मैंने गुस्सा आने की वजह से इसने कहा बोले होने ही नहीं दूंगा एकीकरण, कर कर देख लो, मैं देखूं तुमको एकीकरण करने वालों को। इसलिए 17 मार्च को होता नहीं है, 18 मार्च को हुआ था। शाम को इसको जाकर बुलाया, बोल देख यार किसी ने कह दिया होगा लेकिन हमने नहीं कहा, तू बहुत बढ़िया आदमी है। इसको बुलाया, बेचारे को बुलाकर लास्ट में किया जाता है। तब कब किया गया? 18 मार्च को किया गया था। 17 मार्च को होना था, इसलिए किताब छाप देती है कि 17 मार्च को पहले चरण का उद्घाटन हुआ। पहले चरण का 18 मार्च को होता है, 17 तारीख को नहीं हुआ था। होने किसने नहीं दिया? ठाकुर देशराज ने। बाकी पढ़ेंगे आगे। पहले यहां से यहां तक समझ में आई क्या? 17 और 18 वाली स्टोरी क्या है? 17 और 18 वाली जो स्टोरी है वो यही स्टोरी है। अब देखो राजस्थान का एकीकरण हुआ है। एकीकरण का मतलब ये है कि राजस्थान में क्या है? रियासतें हैं। क्या है? रियासतें। राजस्थान में कितनी रियासतें हैं? कन्फर्म पता है क्या? 19 है। 565 को नहीं के है या 562 है? बताओ, है या फिर 19 है या फिर 3 है? राजस्थान में रियासतें कितनी हैं? हाँ हाँ सुना है, मैं भरतपुर से हूँ। अब भरतपुर से वालों ने सुना है क्योंकि ठाकुर देशराज, भरतपुर का जाट राज बस वहीं पर था ये ठाकुर देशराज। अब देखो भारत के अंदर उस वक्त रियासतें थी 565। अब आपको कई जगह मिलेगा 562। ये लफड़ा क्या है? 562 वाला लफड़ा क्या है और 565 वाला लफड़ा क्या है? समस्या रहती है। राजस्थान में कितनी थी? राजस्थान में कितनी रियासतें हैं? 19। 3 क्या थे? 3 क्या थे? ठीक है। एक एक चीज को मैं बारीकी से बताऊंगा आपको, आपको समझना है। सिर्फ लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा, अगर उस प्रश्न का उत्तर आपने बता दिया, आपके सामने ही होगा उत्तर भी आपके सामने ही होगा। अगर आपने उस प्रश्न का उत्तर बता दिया, मैं मान लूंगा कि मैंने 1 घंटे माथा पच्ची की, इनके खोपड़े में कुछ ना कुछ बैठा है, बस मैं मान लूंगा उसी प्रश्न पर। अब ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जामिनर कोई अलग से थोड़ी ना उठाएगा, कोई अपने से अलग थोड़ी उठा लेगा। क्योंकि यहां पर मैं तो हमेशा कहता हूं, यहां पर आप पढ़ाओगे ना जिस दिन आकर, तो आप भी अपने सब्जेक्ट के पूरे प्रिपेयर कर आओगे कि उसका जितना हो उसके उतना तैयार कर आओगे। उसकी एक भी बातें नहीं छूटनी चाहिए। नहीं कर आओगे क्या? जिस दिन यहां पर पढ़ाओगे उस दिन यही होगा। तो अपना विशेष बात यही होती है कि हम तो वो चीज दे देते हैं, लेकिन अब एग्जामिनर के मन में क्या विचार आ रहा है कि इस पर्सन को घुमाया कैसे जाए। अब वो घुमाकर आपके सामने पेश करेगा और अपने सारा सिस्टम गोल। फिर एग्जाम हॉल में बैठे बैठे कहोगे ना रे क्या गो मास्टर होगा वो पर्सन ही कौन करवायो यही टाइम पास करियो। यही आता है सवाल लास्ट में, और कोई इलाज नहीं बचता है। क्योंकि दोस्त फिर अपने को दे नहीं सकते। ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने तो करवा दिया, अब उसने प्रश्न को स्टाइल अलग टाइप से पूछा है, ये कभी नहीं कहोगे आप यही सोचोगे कि भाई नहीं करवाया नहीं था, उसको खुद को ज्ञान नहीं था। फिर बाहर जाकर कहोगे नहीं यार उसको पढ़ाना ही नहीं आता, कैसे पढ़ाएंगे, उनके परिवार में से एक भी नहीं आया। अब ऐसे तो कैसे आ जाए कि मैं कहूँ कि भाई आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान के सबसे पहले जो एकीकरण का विचार उठाया था, जिसके मन में सवाल आया था, वो लीन लिथंगों के मन में आया था। यह सबसे पहले सवाल किसके मन में आता है? लीन लिथंगों के। आपको लीन होकर पढ़ना है एकीकरण। लीन का अर्थ समझे ना, एकाग्र होकर पढ़ना है। तो लीन होकर पढ़ोगे तो सबसे पहले एकीकरण का सवाल किसने उठाया? लीन लिथंगों ने। मैंने तो बता दिया कि लीन लिथंगों ने उठाया। अब वो प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि मैंने तो आपको बताया कि राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम सवाल किसने उठाया, तो उसके सामने मैंने उत्तर बताया लीन लिथंगों। वो आपसे पूछ सकता है कि राजपूत राजाओं का एक होने का जो प्रयास सबसे पहले 1939 में जिस व्यक्ति ने मत दिया था, वो व्यक्ति कौन था? है तो यही उत्तर वही है।
लेन लिथंग हुई है। मैंने बताया राजस्थान के एकीकरण का, उसने घुमाकर पूछा कि राजपूतों की रियासतों के सभी राजाओं को एक होने का जो मत दिया था वो मत किसने दिया? लेन लिथंगों ने। पर्सन की लैंग्वेज चेंज है, पर्सन वही है, उत्तर वही है, वही होगा। फिर सोचेंगे नहीं ये तो करवाया नहीं था एकीकरण में, हालांकि इस चीज को करवाया उसने अपने हिसाब से पूछा है, उसने अपने दिमाग से पूछा है। चलो कोई बात नहीं, पहले अपने जान लेते हैं। भारत में 565 रियासतें थी। कुल कितनी रियासतें थी? 565। 62 वाला लफड़ा ये है कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो गया था, तो भारत में कितनी रियासतें मिल चुकी थी? 562 रियासतें मिल चुकी थी, लेकिन 3 रियासतें नहीं मिली। कौन कौन सी? एक तो 3 रियासतें नहीं मिली, वो कौन कौन सी नहीं मिली? कश्मीर। 2 नंबर जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर है? जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में नहीं है क्या? बीकानेर में तो दुर्ग है। कौन सा है? दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग, ये गुजरात में है। और तीसरी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। हैदराबाद रियासत भारत की उस वक्त की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद। छोटी पूछे बिलवारी मध्य प्रदेश, बड़ी पूछे तो कौन सी है? हैदराबाद। पूरी स्टोरी ध्यान से समझना, आज एकीकरण आपके समझ में आ जाएगा। एकीकरण और सभ्यता 2 ऐसे टॉपिक है, अगर पहली बार समझ में आ गया तो आ गया, वरना फिर इधर भटकते रहो या फिर उधर, कभी समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये 3 रियासतें नहीं मिली, बाद में इनको मिला लिया। बाद में इनके ऊपर किसी के ऊपर इसको कहा भी प्रेम प्यार से समझाया, किसी के ऊपर आक्रमण किया, इसलिए इनको बाद में मिला लिया जाता है। लेकिन कश्मीर का मुद्दा तो अभी मोदी सरकार आने के बाद ही हल हुआ है, पहले तो हल ही नहीं हुआ था, इतने सालों से हल नहीं हुआ था कश्मीर का मुद्दा। वो यहीं से समस्या आ रही है, वो उस एकीकरण से समस्या है, आज से समस्या नहीं है, वो जब एकीकरण हो रहा था तभी से समस्या है। जूनागढ़ हैदराबाद को मिला लिया। भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565। कुल पूछे कुल कितनी रियासतें थी? कुल कितनी थी? कुल 565। स्वतंत्र हुआ था उस वक्त तक कितनी रियासतें मिल चुकी थी? 562। उनको बाद में मिलाया गया था, भारत स्वतंत्रता के बाद में इन रियासतों को मिलाया जाता है। समझ में आया यहां तक बात? अब उसके बाद देखते हैं आगे। देखो मान लो अब एकीकरण करने की जरूरत आई। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात बताऊं आपको कि राजपूत राजा थे, रियासतों में कौन थे? राजपूत राजा थे। अब राजपूत राजा आज से पहले कभी एक हुए हैं क्या? कभी इनके मन में विचार आया कि आज इन्हें भी राजा का चला, बस सारा राजा इकट्ठा हो गया, आपका कोई मैन मुद्दे की बात करा? नहीं, कभी विचार मन में नहीं आया। कभी भी विचार उनके मन में आया या नहीं आया? आपने कुछ तो जाना होगा, इतिहास के बारे में पढ़ा होगा कि कभी राजपूत राजा कभी एक झंडे के नीचे आए थे क्या? आए थे? आए थे। हाँ, कहां पर? सांगा के समय में। सबसे पहले राजपूत राजा है वो एक झंडे के नीचे आते हैं। किसके समय में आए थे? सांगा के समय में। सांगा प्रथम या संग्राम सिंह प्रथम इसे कहते हैं। इसके समय में सारे राजपूत राजा इस सांगा के कहने पर एक झंडे के नीचे आ गए, क्योंकि सांगा उस वक्त उत्तरी भारत का महान राजा था। डरते हुए आए थे एक भी, यानी सारा डर तो गुगो दो क्यों, लेकिन नहीं आते ये, क्योंकि मेवाड़ का हमेशा से वर्चस्व रहा था। और सांगा जब इब्राहिम लोदी को हरा देता है बयाना के युद्ध के अंदर, उसको हराने के बाद में उत्तरी भारत का महान शासक बन गया था। कौन? सांगा। इसलिए सांगा ने कहा बोले बाबर आ रही हो बन जियाद को नारो दी हुए, अपने एक काम करा, आपा भी एक नारो देवा। पाती परवन प्रथा का नारा दिया था। कौन कैसी प्रथा का? पाती परवन प्रथा। मतलब जितने भी राजपूत राजा हैं वो एक झंडे के नीचे आएंगे, और एक झंडे के नीचे मतलब मेरे नीचे आओगे सारे के सारे। उस विदेशी को बाहर निकालना है जो यहां पर आया हुआ है, अपने खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। इसलिए खानवा के युद्ध में सभी राजपूत राजाओं ने राणा सांगा का क्या करते हैं? सहयोग। भारत का दूसरा निर्णायक युद्ध माना जाता है खानवा का युद्ध। भारत का दूसरा निर्णायक युद्ध था। कौन सा युद्ध? पहला कौन सा था? अब इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं एक नाम लूंगा उसके बाद में पता है। पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखी है क्या? देख ली ना? देख ली होगी, ट्रेलर वगैरह देखा है ना? देखियो ना, सही बताओ, देखियो है ना? हाँ देखा है। हाँ, उसी पृथ्वीराज चौहान के साथ में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी ने लड़ा था। वो भारत का पहला निर्णायक युद्ध माना जाता है। निर्णायक युद्ध यानी उसके बाद में राजपूत काल समाप्त। राजपूतों का डंका बजा था भारत में। मैं कल भी बता रहा था आपको, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक एक काल आया था इतिहास के अंदर। उस काल को कहा जाता है भारत के इतिहास में राजपूत काल। वो राजपूतों का डंका बजा था। राजपूतों का काल समाप्त किसके बाद? पृथ्वीराज चौहान के बाद में। वो मैं आपको जब राजवंश पढ़ेंगे उस वक्त बताऊंगा। पहले आप ध्यान से देखो कि राणा सांगा के समय में पाती परवन प्रथा के तहत, कौन सी प्रथा के तहत है? पाती परवन प्रथा के तहत सभी राजपूत राजा हैं वो राजा एक झंडे के नीचे आए थे।
लेकिन आए कैसे थे? डरते आए थे, क्योंकि आपने एक कहावत है, डर तो गुग्गो धोखा है, कहो सुनी होगी, सुनेगी, सुनेड़ी है कि? तो बस आई बात है। तो सांगा गए समय डरता गुग्गा धो क्यों सारा जन आया जितना भी। दूसरी बार कब आए थे? एक बार और आए थे, दूसरी बार आए तो अपने मतलब के लिए आए, क्योंकि राजस्थान में राजपूतानी क्षेत्र में घुस चुके थे मराठे। मराठों को जानते हो क्या? मराठे, मराठे घुस चुके थे और सभी राजाओं से कहते शाम को जाते, महीने से आते, कर दे वरना ठीक नहीं रहेगा। मराठे क्या करते? कर नहीं देते तो तबाही मचा देते, राजा को राजगद्दी से हटा देते। मराठे तो इतने खतरनाक हुए थे, औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का माना जाता है पतन। एक टॉपिक लगता है आपके भारत के इतिहास में लगेगा, या फिर आपने 12वीं पास की है, आर्ट आपके पास सब्जेक्ट रहा होगा, तो आपके बीए पढ़ रहे हो तो आपके अंदर एक टॉपिक लगेगा आपके इतिहास के अंदर कि मुगल साम्राज्य का पतन कब से माना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, एक और नई जाति उठी थी, और उठी इतनी भयंकर तरीके से थी कि किसी से डर ही नहीं लगता था उनको। वो कौन थे? मराठे थे। वो कौन थे? मराठे थे। रिंकू जी लिखवा देंगे, अभी एक बार समझो इन चीजों को, लिखवाएंगे तो लाइन टू लाइन आपको लिखवा देंगे, ठीक है? शांति रखो, एक बार समझो आप। मराठे थे। मराठे क्या करते थे? मुसलमान हवन करते हैं क्या? यज्ञ करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन मराठे बड़े सियाने थे, मुगल दरबार में जाते और जाकर यज्ञ करने लग जाते। अब मुगल बेचारे ढंग के नहीं थे, यज्ञ करने लग जाते, यज्ञ हवन, और सभी को बिठा लेते साथ में, इधर आओ, आज गालियां देते वो अलग, आ जाओ तुर्को सारे के सारे इधर बैठो, बिठा कर उनको कहते बोलो स्वाहा। अब परेशान करते थे इनको, बड़े परेशान किया था इन मराठों ने हकीकत है ये, सभी को परेशान। मराठे उस वक्त भारत के अंदर जो वर्चस्व आया था ना मराठों का, वो इतना भयंकर आया था कि मतलब किसी से डर नहीं लगता था। इसलिए अहमद साहब अब्दाली को बुलाया था मुगलों ने। किसको बुलाया? अहमद साहब अब्दाली को बुलाया था। इसीलिए आता है अब्दाली, नाम सुना होगा है? हाँ, जिसके साथ सदाशिव भाऊ लड़ाई लड़ता है मराठा, वो भी डरपोक नहीं था, और वो उसके ऊपर सूरजमल फिल्म, पानीपत फिल्म बनी थी ना। पानीपत फिल्म नहीं बनी थी क्या? अभी महाराजा सूरजमल जी के ऊपर विरोध भी हुआ था उसका, पानीपत बनी थी ना, पानीपत ही थी। हाँ, उसका विरोध हुआ, क्यों हुआ? जब भटपुर का जाट राजवंश करवाऊंगा ना, उस वक्त बताऊंगा मैं उसका विरोध क्यों हुआ। वो मराठा था सदाशिव भाऊ। होता क्या है, अब मराठे उधर से परेशान करते ही करते थे, उसके बाद में क्या करने लगे? अपने राजाओं को परेशान करने लगे। मराठे वर्तमान में पुलिस जैसे हुआ करते थे। पुलिस इधर वाले से भी आजा 5000 दिया साहब इन ठोकोगा, इधर वाला कहेगा ये लो साहब 10,000, क्या में मारो। अब अंदर ही अंदर वो क्या करेगा? अंदर ही अंदर वो बेल्ट से क्या करेगा? दीवार को पीटेगा, बाकी नहीं पीटेगा वो कुछ किसी को। और बाहर वाला 5000 देकर बैठा है, वो क्या सोचेगा कि पीट रहा है अंदर उसको, 10,000 वाला आनंद से बैठा है आराम से। ऐसे ही मराठे थे। मराठे इधर वाले से रुपए लेते थे, इधर वाले से रुपए लेते थे, बाद में उन दोनों को लड़ा दिया करते थे, अपने बीच से निकल लिए। ऐसे मराठे थे। राजस्थान में राजपूत राजाओं को परेशान करते, कर दो, कर मतलब है टैक्स, रुपये दो। सवाई प्रताप सिंह को तो बहुत परेशान किया था जयपुर वाले को। एक बार 63 लाख रुपए मांग लिए थे उस समय। बोले कितने लाख रुपए देगा? 63 लाख, 63। अब इस समय 63 लाख आज भी बहुत होते हैं, उस वक्त मराठों ने मांग लिए। और अपना प्रताप सिंह भोला बाड़ा था, और प्रताप सिंह को किसी ने कह दिया, जोधपुर का राजा था, उसने कहा कि बोले देख यार नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, कर नहीं देंगे। उसके साथ में मिल गया। पहले तो लड़ाई लड़ी मराठों के साथ में, और मराठे हारने वाले तो कहाँ थे, मराठों ने लड़ाई जीत ली। जीतते 63 लाख रुपए भी देने पड़े। बेचारा प्रताप सिंह भोला बाड़ा था। आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि राजस्थान में सबसे पहले मराठे किस रियासत में प्रवेश हुए? बूंदी। कौन सी रियासत में प्रवेश होते हैं? बूंदी। कैसे हुए? राजवंश पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अब ध्यान से सुनो। अब मराठे परेशान कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, इसलिए सभी राजपूत राजा अपने मतलब के लिए एक साथ में आए थे। कब आए? अपने मतलब के लिए आते हैं। वो आए थे 17 जुलाई 1734 को। कब आए? 17 जुलाई 1734 को। अपने स्वार्थ के लिए आए थे, ऐसे नहीं आए थे कि भाई अपने सभी राजपूत राजा एक साथ हो जाएं। ये राजपूत राजाओं में कमियां क्या रही है? छोटी छोटी बातों पर लड़ लिया करते थे। छोटी छोटी बात कैसी बताऊं आपको मैं? एक बात याद आती है कि बीकानेर का एक राजा था करण सिंह, और इधर नागौर का अमर सिंह था। बस वो खिलवा गांव के अंदर वो मतीरा लग गया, और उसने कहा बोले मतीरा मेरा है, और इधर वाला जोखड़िया गांव वाला बोला मेरा है। दोनों सीमाओं पर गांव थे,
नागौर का जोखड़िया था, खिलवा था बीकानेर का। अब बोला मतीरा, देखो नॉर्मल सी बात है, ये कोई बात हुई क्या? ये है, ये मान लो कोई खेत की सीमा, सीमा जानते हो ना, सिया, यानी इधर आपका खेत मान लो, इधर मेरा खेत है, यानी यहां पर नागौर परगना था और नागौर परगने के अंदर गांव था जोखड़िया। कौन सा गांव था? जोखड़िया। यहां पर कौन सा परगना था? बीकानेर परगना था, और बीकानेर परगने का गांव था खिलवा। कौन सा गांव था? अब यहां पर लगा, यहां पर इस खेत में लग गई मतीरे की बेल। बेल कहां पर लगी? यहां पर खिलवा वाले, और ये बेल चली गई इधर नागौर वाले के अंदर, और यहां पर जाकर क्या लग गया? मतीरा लग गया। अब हक किसका बनता है? मतीरा किसका होगा? इसी का होगा। इसको समझाया, ये किसान बोला देख यार ये मतीरा मेरा है, ये बोला नहीं मेरे खेत में लगा है, ये किसका है? मेरा है। इसने फिर थोड़ा बहुत उदाहरण दिया इसको, बोले मान ले यहां पर सीमा पर घास उगी जाती है, उस घास काटने के लिए मेरी पत्नी आ गई मान लो, और वो पत्नी ने भूल चूक कर तेरे खेत में पग रख दिया, वो पत्नी किसकी होगी फिर? इसने कहा बोले मेरी होगी। अब उसने तो कहा भाई बात इज्जत पर आ गई, इज्जत पर आ गई तो भाई दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो इधर अमर सिंह था। कौन था? नागौर के अंदर कौन बैठा था उस वक्त? अमर सिंह। इधर कौन था? करण सिंह। इधर कौन था? करण सिंह। 1644 में एक लड़ाई लड़ी थी, इतिहास में कहा जाता है मतीरे की लड़ाई। बीकानेर जीता था जिसके अंदर। अब ऐसे राजा थे राजस्थान के अंदर, छोटी छोटी बातों पर लड़ लिया करते थे। अब ये बीकानेर, अब सोचो तो दूसरी बार जितने भी राजा आए थे वो राजा अपने मतलब के लिए आए हैं, क्योंकि इनको परेशान कौन कर रहे हैं? मराठे परेशान कर रहे हैं, इसलिए अपने मतलब के लिए क्या आए थे? एक झंडे के नीचे आते हैं। लेकिन जिसको बोला जाता है, इतिहास में बोला गया इस सम्मेलन को, कौन सा सम्मेलन बोला गया? हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन बोला गया? हुरडा। हुरडा स्थान कहां पर पड़ता है? कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। हुरडा स्थान है वो कहां पर है? भीलवाड़ा में। यह सम्मेलन हुआ था मराठों के उद्देश्य के, यानी मराठों को बाहर निकालने के लिए सम्मेलन किया गया था, लेकिन अपने वालों को कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा, हुरडा सम्मेलन के अंदर कहा, सभी राजाओं ने कहा बोले रामपुरा स्थान है, और रामपुरा स्थान कहां पर है? कोटा में। यहां पर सारे के सारे सेना लेकर आ जाना, यहां पर सेना लेकर आ जाओगे, उसके बाद में अपने इन मराठों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन कोई राजा नहीं गया, एक भी राजा नहीं गया। आए जरूर थे यहां पर, लेकिन गया कोई नहीं था। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना। तो 2 बार इतिहास में सभी राजपूत राजा इकट्ठे हुए थे, दोनों बार क्या हुए? असफल हो गए। दोनों बार क्या हुए? असफल। दूसरी बार हुरडा सम्मेलन का परिणाम क्या आएगा? क्या आया? असफल ही हुआ। कोई राजा पहुंचा नहीं तो क्या होगा? असफल ही होगा। अब देखो यहां से आगे देखो, अपने एकीकरण की शुरुआत करनी है तो मैंने बताया कि राजपूत राजा इतिहास में 2 बार एक झंडे के नीचे आते हैं, एक तो खानवा के युद्ध के समय में, और एक कब आए? हुरडा सम्मेलन में। अब देखो एकीकरण की मैं शुरुआत करता हूं। अब एकीकरण की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले अपने को विभाग बनाना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा एकीकरण का। ऐसे ही काम चल जाएगा क्या? मान लो आपकी घर में किसी की शादी हो रही है, मान लो आपकी शादी हो रही है, मानना है सिर्फ मैंने कहा है ना मानना है हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, मानना है मैंने ऐसी थोड़ी कहा हो ही रही है, मानना है। मान लो हो रही है। अब ऐसी तो है नहीं कि आज 13 तारीख है, 13 ही है ना आज, और आज शाम को पता चले कि भाई कल आपकी शादी है, ऐसे तो होगा नहीं। होगा क्या? नहीं हो सकता। और हो भी गया तो होने भी नहीं देंगे, है ना, क्योंकि शादी होती है भाई, जीवन में एक बार होती है, तो एंजॉय पूरे करने चाहिए। अब क्या हुआ? वैसे ही भाई यहां पर यही बात है कि अगर रियासती विभाग का गठन करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। अब मान लो आपकी शादी हो रही है, मान लो आपकी आज निर्णय लिया है कि आगे वाले महीने की 24 तारीख को आप शादी होगी आपकी, तो निर्णय तो पहले लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जितनी भी रियासतें थी, तो उन रियासतों को एक करने के लिए एक रियासती विभाग का क्या किया जाता है? गठन। क्या किया जाता है? गठन। किसका? रियासती विभाग का गठन। रियासती विभाग का जो गठन किया गया था, यह गठन कब किया जाता है? 5 जुलाई 1947 को। कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। कौन सा गठन किया गया? रियासती विभाग का गठन किया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस रियासती विभाग का निर्णय कब लिया गया? यानी इससे पहले निर्णय लिया था, वो निर्णय लिया था 25 जून 1947 को तो लिया जाता है निर्णय,
और गठन कब किया गया? जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई। यानी पहले इसका निर्णय लिया था, निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद में इसका गठन किया गया। अब इसके गठन के बाद में इस रियासती विभाग के अंदर बनाए गए अध्यक्ष, क्या बनाया गया? रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसको बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम सुना है क्या? नाम सुना है? सरदार थे क्या? आयरन मैन, लोहा पुरुष, आयरन मैन, शाबाश। लोहा पुरुष इन्हें कहा जाता है, इनको कहा जाता है आयरन मैन, आयरन मैन। इन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है। क्या ये लोहे के थे? तो टूट गया कभी, कोई गाड़ी गुड़ी साधन सुधन चलाता हुआ ऊपरिया पड़ जावा, टूट जावा तो लोग सीरिया सारिया डलवा देवा अंदर, तो क्यों कहा जाता है लोहा पुरुष? रियासतों का एकीकरण किया था। हाँ, पूरे भारत को एक किया था, उस 565 रियासतों को एक किया था। क्योंकि अंग्रेज जाते वक्त क्या कहकर गए थे? यहां पर रहना चाहिए तो यहां पर रहो, पाकिस्तान में जाना चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, स्वतंत्र रहना चाहो तो स्वतंत्र रहो, ये बात कहकर गए थे अंग्रेज जाते वक्त। अब इतनी बड़ी समस्या आ गई थी, तब हुआ था ये। इसीलिए इनको कहा जाता है राजस्थान भारत का लोहा पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हाँ, उन्होंने, तभी तो मैं कहता हूँ गोरे उस वक्त भी बेवफा थे और आज भी बेवफा है। देखो देखो भाई, सीधा सा उदाहरण है आपके सामने, देखो वो क्या कहकर जाते हैं? वो कहकर गए थे कि वह रियासत अपना अलग से अस्तित्व रख सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से अधिक, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। वह रियासत अलग से भी अस्तित्व रख सकती है, पाकिस्तान में भी जा सकती है, भारत में भी रह सकती है। अगर स्वयं को अलग से अस्तित्व मतलब है अलग से देश अगर बनाना चाहिए तो बना सकती है, ये बात कहकर गए थे। इसलिए राजाओं के आपसी संबंध खराब और हो गए। इसलिए उन राजाओं को सभी को जो एक करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो श्रेय किसको दिया जाता है? इस सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। इसलिए इनको लोहा पुरुष कहा जाता है, भारत का आयरन मैन कहा जाता है, इसी को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। नमस्कार सर, राजस्थान हिस्ट्री क्लास कलासू सर की भी हुई थी क्या? बिल्कुल हुई थी कुलदीप जी। हाँ, उसके बाद में क्या होता है कि ये सरदार नहीं थे, सरदार की इनके पास क्या थी? उपाधि थी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में अब उपाधियों का क्या हो चुका है? अंत हो चुका है। सेना और शिक्षा को छोड़कर आप क्या कर सकते हो? उपाधि धारण नहीं कह सकते, नहीं आपको कोई उपाधि दे सकता। तो उपाधियों का अंत का अनुच्छेद पूछ ले तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 18 है, साथ में याद रखना। इसके पास तो सरदार की उपाधि है। ये उपाधि बारदोली गांव में महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? महिलाओं ने। बारदोली गांव था गुजरात के अंदर, वहां पर महिलाएं आंदोलन कर रही थी। उस आंदोलन का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो महिलाओं ने कहा आप हमारे क्या हो? सरदार हो। ये उपाधि देते हैं, इसको सरदार की उपाधि दी थी। वो किसने दी थी? बारदोली गांव में महिलाओं ने दी थी। एक बार अपने को नहीं लिखना, अपने इतना दिमाग में याद रखना है। उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अध्यक्ष के बाद बनाया गया सचिव। कि सचिव किसे बनाया जाता है? सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। किसको बनाया गया? ये बड़ा खतरनाक आदमी था। ये ना उस वक्त 2 प्रकार के विल्य पत्र निकाले थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। उनको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन और दूसरे का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन जो था उसका मतलब ये है कि आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए हो। यानी कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम है, आराम से आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई शर्त नहीं है और आप चाहते हो कि हम भारत में ही मिले तो आपका स्वागत है। यानी वो कौन सा था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कौन सा था? दूसरा विल्य पत्र, कि आप इस विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहोगे या उस पर करना चाहोगे। तो दूसरा था, उसका मतलब था यथा शर्त। अगर आपकी कोई शर्त है कि भाई मैं भारत तभी मिलूंगा भारत में, तब आप मेरे को इतने लाख रुपए दोगे या मेरे को ये पुरस्कार देगो या फिर कोई और चीज मांग ली उसने, भाई रुपए दोगे या फिर आजीवन मेरा इतना रुपया होना चाहिए तभी तो मैं भारत में मिलूं, वरना तो आज मिलूं ना कल मिलूं। ये बात दूसरे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई थी। उसके अंदर जो लिखी हुई थी उसके अंदर सिग्नेचर करने वाले राजस्थान के एक राजा ऐसे भी थे, जोधपुर के हनुमत सिंह, उसी में किया था। अगर सभी शर्त मान ली भारत सरकार ने उस वक्त, इस रियासती विभाग ने, उसके बावजूद भी वो नखरे कर रहा है ना, तब वीपी मेनन काम में आ रहा है। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे अमित शाह रहता है ना, हाँ, अगर
हाँ, किसको खरीदना है बस नाम लो, तुरंत तुरंत बोली लग जाती है उसकी। वैसे ही वीपी मेनन था। वीपी मेनन खरीदता नहीं था, ये पहले तो प्यार से समझाता था, फिर बाद में अपरली भाषा में कहते तो बोलो डंगू माने तो मान जा, नहीं पीतल भर दूंगा। वही कहानी थी इसकी। और भरागे भरेगा भी, एक को कहेगा। जो हनुमत सिंह था ना जोधपुर का, एकीकरण केस में प्रश्न पूछा जाता है कि जोधपुर का राजा कहां पर था, नहीं जोधपुर का राजा कौन था, तो हनुमत सिंह था। हनुमत सिंह है ना अपनी रियासत को पाकिस्तान में लेकर जाना चाहता था। और अपने गांव में एक कहावत है कि एक भैंस जब कीचड़ में भर जावे, कादा में भर जावे, जब कईयन सागर ले डूबे, तो वो जो जोधपुर और हनुमत सिंह हो जो कईया सागर समस्या कर रखी, बोले आप पाकिस्तान में चलांगा। क्योंकि जोधपुर के हनुमत सिंह को मोहम्मद अली जिन्ना ऑफर दे रहा था। ऑफर क्या दे रहा था, आपको कराची रेलवे मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, आपको लाहौर से जोड़ दिया जाएगा, आपको समुद्री इलाके से जोड़ दिया जाएगा, और आप बोड़ा आदमी नहीं है, कौन ध्यान थार गया रेगिस्तान में कठू जोड़ेगा तने भाई, महासागर से कहां से जोड़ेंगे तेरे को, जोड़ ही नहीं सकता तू। रेलवे मार्ग से तेरे को जोड़ेंगे वो तो ठीक है, जोड़ भी देंगे क्या पता, लेकिन महासागर से तेरे को कहां से जोड़ेंगे। अब बोलो आदमी बेचारो जिद पकड़ के बोला आप पाकिस्तान में ले जाओ, क्योंकि वो शर्त को भी पूरा कर रही है। जोधपुर रियासत जो मैंने शर्त बताई है ना, उस शर्त को पूरा कर रही थी। इसलिए हनुमत सिंह को बाद में दिल्ली बुलाता है। कौन बुलाया, किसने बुलाया, इसको कहा बोले ये ले स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इस पर करे तो इस पर कर दे, वरना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन इस पर करे तो इस पर कर दे। इसने कहा नहीं करूंगा, मैं तो पाकिस्तान में लेकर जाऊंगा। प्यार से समझाया, नहीं माना। फिर उसके बाद में एक पिस्तौल ली वीपी मेनन ने, कान पर लगा दी इसके, बोले ले बता अब करेगा कि नहीं करेगा। नहीं, हाँ इसी को समझाते हैं, पहले प्यार से समझाया था, लास्ट में ये वीपी मेनन ने, हाँ मैं यही तो मैं बता रहा हूँ, पहले तो इसको प्यार से समझाया हनुमत सिंह को, नहीं माना, वो नहीं माना। फिर इसने वो पिस्टल निकाली थी, कान पर टांगने के बाद भी हनुमत सिंह डरा नहीं। उसने कहा बोले मैं तुम्हारे दबाव में आने वाला नहीं हूँ। बोलियो किसी दबाव में कौन नहीं आया, घोड़ो दबूंगा। अब ऐसे कहा जैसे उसने हस्ताक्षर कर दिए। आता हूँ, राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। तीन क्या थे, तीन क्या थे ठिकाने, एक क्या था, एक क्या था केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। मेरे को तो इतना बात बताओ कि ठिकाने और रियासतों में फर्क क्या था, कल बता दिया था क्या, हाँ यही फर्क था, शाबाश वेरी गुड। यानी राजा भी देखो, ठिकानों में राजा भी थे, रियासतों में भी क्या थे, राजा। लेकिन राजस्थान की 2 रियासतें ऐसी थी अपवाद स्वरूप है जिनके पास तोप सलामी का अधिकार नहीं था। वो एक तो थी शाहपुरा, एक थी किशनगढ़। ठिकाने थे राजस्थान में कितने, 3। नकुल से याद रख लेना, किससे याद रखोगे, नकुल से। ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है, नकुल। नकुल से याद रखोगे तो 1 नंबर हो जाएगा निमराना, कौन सा हो जाएगा, निमराना अलवर में था। 2 नंबर हो जाएगा कू से याद रखो कुशलगढ़, कौन सा गढ़ है, कुशलगढ़, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था। 3 नंबर याद रखो लावा, लावा उस वक्त जयपुर में था लेकिन वर्तमान में कहां पर है, टोंक में। वर्तमान में कहां पर है, टोंक के अंदर है। कौन सा शहर, लावा, ठीक है। ठिकाना, ये 3 क्या थे, ठिकाने थे। ठिकानों के पास में तोप सलामी का अधिकार नहीं है, रियासतों के पास में क्या है, तोप सलामी का अधिकार है। हाँ अभी नितेश जी इस क्लास के बाद जो भी क्लास होगी वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, कौन सी जो भी क्लास होगी। अभी आप जो चल रही है क्लास, उस क्लास को अध्ययन करिए। अब 3 ठिकाने थे, ठिकानों के और रियासत में फर्क कोई पूछ ले आपसे तो कौन सा फर्क है, फर्क यही है कि रियासतों के पास में तोप सलामी का अधिकार था और ठिकानों के पास में तोप सलामी का अधिकार नहीं था, ये ध्यान में रखना। अब राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। यहां तक बात समझ में आई क्या आपके, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो मैं 19 रियासतें लिखवाता हूं आपको, उसके बाद में मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, फिर मैं समझ लूंगा कि आपकी समझ में आई है ये बातें। प्रश्न का उत्तर तो गलत नहीं बताओगे, क्योंकि आज मैं ऑफलाइन बेंचों में एक प्रश्न ये सभी बेंचों में पूछ कर आया हूं। वहां पर 150 बच्चों से पूछा था, किसी 40 वाले बेंच ने पूछा था आज, क्योंकि उसमें तो गड़बड़ी कर दी उन्होंने, क्योंकि किसी ने हाथ ऊपर तक नहीं किए, कुछ को पता नहीं चलता भाई ए ऑप्शन किसका है, बी किसका है, सी किसका है, कुछ नहीं कहा, हाथ ऊपर नहीं किए। अपने तो गिने हुए हैं 3 3 6 7 8, हाथ ऊपर करने पड़ेंगे। हाँ ऑप्शन दूंगा। पहले 19 रियासतें लिखवा देता हूं, लिखो अलवर, भरतपुर, 3 नंबर लिखो करौली,
4 नंबर लिखो धौलपुर, 5 नंबर लिखो बूंदी, 6 नंबर लिखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, 7 नंबर लिखो किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर में, 8 नंबर लिखो कोटा, 9 नंबर लिखो झालावाड़, 10 नंबर लिखो डूंगरपुर, 11 नंबर लिखो प्रतापगढ़, 12 नंबर लिखो शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ध्यान में रखना, एक शाहपुरा जयपुर में। 13 नंबर लिखो टोंक, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। 14 नंबर लिखो जयपुर, 15 नंबर लिखो जोधपुर, 16 नंबर लिखो जैसलमेर, 17 नंबर लिखो बीकानेर, 18 नंबर लिखो सिरोही, 19 नंबर लिखो उदयपुर, उदयपुर। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लिख लो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें हैं, 19 की 19 याद रह जाएगी क्या? सुबह लिखा लिया था तो अभी लिखा सर जी, क्या लिखा भाई? अच्छा ये बेंच वाले इनको भी जोड़ रखा है क्या उन बेंच में? चाय पीनी है क्या किसी को? चाय पीनी है क्या? नहीं नहीं टेंशन ना लो, मेरे कन प्यारा का तरीका है देखो टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन ना लो। हाँ देवताओं की कभी चढ़ाई जाती है क्या? अपनी मिठाई लेकर जाते हैं, स्वामणी करते हैं क्या? देवताओं की स्वामणी चढ़ाई जाती है क्या? नहीं चढ़ाई जाती ना। क्या चढ़ाया जाता है? एक लड्डू चढ़ाया जाता है, वो भी आगे वाले दिन सुबह उठा लेते हैं वही बात। अब यहाँ पर एक प्रश्न है मेरा आपके लिए, काफी क्वेश्चन ये है कि प्राचीन समय में, अब इस प्रश्न हालांकि इसका कोई इससे एकीकरण से कोई संबंध नहीं है इस प्रश्न का, ठीक है, एकीकरण से कोई संबंध नहीं है, यहां पर आपका कॉमन सेंस जानना है मेरे को। प्राचीन समय में सांबर झील पर कौन सी 2 रियासतों का, देखो अब इतना ट्रिक दे दिया, इतनी बार मैंने आपको पूछ लिया, उसके बाद तो गलत नहीं करोगे, मेरे को पूर्णतः विश्वास भी है। 2 रियासतों का अधिकार था। प्रश्न सुन, दिख गया क्या? समझ में आ गया क्या प्रश्न? ए ऑप्शन है जयपुर नागौर, बी ऑप्शन है जयपुर अजमेर, सी ऑप्शन है जयपुर नहीं, अजमेर नागौर, डी ऑप्शन है जयपुर, चलो जोधपुर ही दे देता हूँ, जोधपुर। बताओ, जिसको पता है वो हाथ ऊपर कर ले भाई एक बार के लिए, बताओ। तेजल सरकार आप भी देख रहे हो क्लास को, बताओ सही उत्तर कौन सा होगा? ए ऑप्शन वाले कौन कौन है? 8 ही हो, ज्यादा नहीं हो, वहां पर तो ज्यादा थे समस्या आ रही थी, ये पता नहीं चल रहा किस किसने हाथ ऊपर किए किसने नहीं किए, यहां पर ज्यादा हो नहीं। बताओ ए ऑप्शन वाले कौन कौन है? बी वाले कौन कौन है? नहीं बी वाला ये रहा, 2 बी के हैं। सी के कौन कौन है? सी डी
3 2 5 डी के। आपने कौन सा बताया? डी है, कन्फर्म डी है। क्या कारण हो सकता है डी के पीछे? अरे तो मैं आई तो चाहो कि भाई बिल्कुल राजकुमार आपका सही है, रिंकू आपका गलत है। रिंकू का गलत है, राजकुमार ऑनलाइन वालों में सही है। भाई ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हैं देखते हैं इनका भी। ये गलत है रिंकू आपका, नितेश का भी गलत है। ये किसने बताया आप में से? किसी ने नहीं बताया? बी बताया था। कई बार तो मैंने गुस्सा आई कर थे स्कूल में पढ़ता हो नहीं तो ते कोचिंग में हो इलाज कौन जे स्कूल में पढ़ता हो तो मैं एक डंडो ले तकड़ो सो फिर थाने कूटो। हाँ मैं लियानो शुरू करूँगा क्योंकि कॉमन सेंस मैंने क्या कहा दिमाग लगाना है। अब यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब जानते ही एग्जाम में एक होगा था ना अच्छा वो प्रश्न है ना तो जियोग्राफी मास्टर करायो यहीं आ जान दो ना को ना बने हिस्ट्री वाला करायो यहीं आ जाऊँ तो कोई मतलब नहीं। अब हिस्ट्री वाला गुरु जी कट्ठू करवा दिया तो कभी वही प्रश्न था राशि गुरु जी तो करवा दी है 19 रियासत है। ए ऑप्शन में नागौर रियासत थी क्या? मैंने लिखवाया है क्या इसमें नागौर रियासत है क्या? कहीं पर नागौर है क्या? कौन नहीं? अजमेर रियासत लिखा ही होंगे मैं कठी अजमेर रियासत थी। मेरा प्रश्न क्या है? उस समय तो था प्राचीन समय मतलब मैंने चलो ये तो लैंग्वेज दे दी लेकिन मैंने लिखा क्या है नोट करने वाली बात ये लिखी है मैंने। चलो ये नोट लिखनी नोट यही करने वाली बात थी कि किन 2 रियासतों का अधिकार था। अजमेर कभी रियासत रही नहीं है, अजमेर कभी भी रियासत नहीं रही है। अजमेर क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर फिर ये तो होगा ही नहीं फिर बंद। फिर भी कोई बात नहीं इसीलिए तो मैंने दिमाग से सोचा पहले मैं लास्ट में इसलिए सोचा कि मैंने को जोधपुर को थोड़ा सा सोच कर उत्तर देंगे ताकि ये सोचेंगे ये डी ऑप्शन तो है ही नहीं और यही हालात इनकी थी। हाँ संतोष दे है क्या? इनका सही उत्तर है डी ऑप्शन। अभी इन्होंने तो उत्तर देख लिया उसके बाद में पता चला है डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? डी। कितना ही हो चाहे इस सांबर रियासत के जो सांबर झील के ऊपर इन 2 रियासतों का अधिकार हुआ करता था चाहे कितनी भी दूर रहो। तभी मैंने सोचकर भी उत्तर यही इसीलिए दिया था कि क्योंकि सोचेंगे क्योंकि जोधपुर कितनी दूर रह गया तो जोधपुर दूर होने से क्या हुआ नागौर परगना था वो किसके अंतर्गत आता था? जोधपुर वालों के अंतर्गत आता था। नागौर जोधपुर के अंतर्गत आता था। अब देखो तो फिर यहाँ पर ऑप्शन होगा वो रियासत। और तो देखो मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिख देता जयपुर बीकानेर तो आप सोचते तो भी सुंदर लगता। अब इसमें तो सीधा सा उत्तर था दिमाग में लगाना है कि नागौर तो गुरुजी लिखवाया को नहीं नागौर को नहीं क्योंकि मैंने क्या कहा इसी पेज पर इसका उत्तर आएगा। उत्तर भी आपके सामने ही होगा, उत्तर भी आपके सामने था, मैंने सब चीजें लिख रखी थी। नागौर नहीं होगा, अजमेर नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचेगा ये वाला डी ऑप्शन। ऑनलाइन वालों में एक नहीं बताया है, बाकी ने तो नहीं बताया और बाकी ने नहीं बताया। नहीं बताया सर, नितेश ने अब बताया सही, बाकी सभी ने गलत बताया। ए बताया था सभी ने, नागौर सोचा था, पास में नागौर है ना इसलिए। हाँ ये नहीं बताया, ए ही बताया सभी ने। ये दिखाई दे रहा है मेरे को तो। ये लो ए ये है, जयपुर जोधपुर। एक ने सही बताया, राजकुमार ने। अब चलो एक प्रश्न और है। कल पूछ लिया था कि जयपुर को कौन से रंग में रंगा गया? जयपुर को किस रंग में रंगा गया है बता दिया था क्या कल? हाँ, सबसे पहले ध्यान में रखना, आपको चाहे कितना भी आपके सामने कितना भी आसान प्रश्न आ जाए, क्यों ना आपको वैसे ही पूछ ले कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, सभी को पता है जयपुर है, और ए ऑप्शन उसने जयपुर ही दे दिया और आप ए ऑप्शन को टिक कर दिया, आगे देखा ही नहीं। बी भी ध्यान से देखना, सी भी ध्यान से देखना, डी भी ध्यान से देखना, उसके अंदर क्या लिखा हो क्या नहीं लिखा हो, आगे वाले ऑप्शन देखने हैं हर हालात में। एक बार प्रश्न पूछा कि जयपुर को किस रंग में रंगा गया है, ए ऑप्शन था गुलाबी, और सभी ने कादो निकाल दियो भी गोल चक्रियों कर करके ये टाइप हो, बोलो ठीक है गुलाबी छोड़ो ही को नहीं। मतलब
बी ऑप्शन का देखियो ही को नहीं कहीं। बोले अरे वाह इतना आसान प्रश्न, बी ऑप्शन घेरवाई था, किसी ने नहीं देखा। बी ऑप्शन पर जाने की शक्ति नहीं रही दिमाग में, मर गई, शक्ति मर गई। बोले अरे वाह इतना आसान प्रश्न, अगर उसने आसान पूछा तो उसके पीछे कोई न कोई राज है। हाँ लॉजिक है उसके पीछे। आप चारों ऑप्शन देखना ध्यान से एग्जाम में, ये विशेष बात होती है विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी की यही अच्छी बात होती है कि वो चारों ऑप्शन देखेगा, चारों ऑप्शन देखकर उत्तर निकालेगा, वो कभी गलत नहीं होगा। अब और कॉन्फिडेंस, मार खा जाओगे। अब उसने पूछा गुलाबी ए ऑप्शन था, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अधीनस्थ बोर्ड और आईपीएससी की एक खास बात रही है, जो पर्सन 50% विद्यार्थियों ने गलत उत्तर दिया है ना, वो पर्सन फिर टपकेगा, और फिर वही ऑप्शन गुलाबी, फिर 40% सुधार रहेगा, 60% सही करेंगे, 40 गलत करेंगे। जब तक वो 10% पर ना आ जाएगा तब तक उस पर्सन को बार बार दोहराते रहेंगे। जैसे वीर विनोद के लेखक श्यामल दास को बहुत बार एग्जाम में, ऐसे कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर नहीं पूछा गया, विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं वीर विनोद के लेखक को लेकर, इसलिए हर साल पूछा जाता है, अभी भी आ रहा है और भी आगे आता रहेगा। समझ गए बात को ध्यान से? अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है? हाँ क्या टाइम हो गया? मेरी एक और लाइव क्लास है, हाँ? आज के लिए इतना ही। समझ में आ गया क्या आज का करवाया हुआ? लेकिन वो कोई बात नहीं कि आपने लिखा या नहीं लिखा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करवाया हुआ समझ में आया कि नहीं आया आपके, मेन चीज यही है बस। बाकी अपने कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए।